हेलो एवरीवन, आई एम तथागत पांजा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो हम लोग यार डिस्कस कर रहे थे हमारे जो चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो थे वहाँ तक पहुँच चुके थे। हाँ, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया था पिछले लेक्चर पे, क्योंकि कुछ काम आ गया था उस टाइम पे। तो वो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का लेक्चर में हम वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ जो आगे वाले पार्ट है उस आगे वाले पार्ट में भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो मैं उस दिन थोड़ा जल्दीबाजी के कारण समझा नहीं पाया था, तो वहाँ पिछले लेक्चर पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, तो उन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि जो डिफरेंट स्पीसीज जो होता है, स्पीसीएशन जो होते हैं, तो वहाँ पे उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाता है। यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये हमारा जनरल आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपका दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड जो है कि वहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन पे जो डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन रिलेटेड स्पीसीज है, इसीलिए ही उनके बीच में अभी तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है नहीं आया और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी पे म्यूल एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें ये आपका तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि घोड़ा और गधा का हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें आपका म्यूल के केस में फीमेल हॉर्स और आपका मेल डंकी को यूज़ किया जाता है और उनको हाइब्रिडाइज करके म्यूल बनता है। और ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि ये जो म्यूल होते हैं ये खुद फर्टाइल नहीं होते। हमें अगर म्यूल प्रोड्यूस करना है तो हमें हर एक बार उसको उसमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होते। ठीक है, तो इसके बाद आज हम लोग आएंगे अपने जो मेन लेक्चर का मोटिव है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हम तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो चीज़ है ये क्या है और कैसे क्या किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, ये सब भी हम इसी लेक्चर पे जानेंगे। और आई थिंक आप लोग अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़े हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो जनरली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है कि जो सीमेन है वो मेल एक डोनर है, मेल डोनर कह सकते हैं, या फिर मेल जो आपका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो मेल पार्ट है उससे वो सीमेन कलेक्ट किया जाता है और वही सीमेन को आर्टिफिशियली किसी फीमेल ब्रीडर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी को आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हो। यहाँ पे सेमिनेशन मतलब क्या, सीमेन का निकलना, और इसको इंसेमिनेशन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन का निकलना या फिर सीमेन का डालना। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल मीन्स से आप उस सीमेन को डाल रहे हैं वहाँ पे। तो अगर आप बायोलॉजी में आप देखेंगे कि आप किसी भी वर्ड या फिर किसी भी जो टर्म है उस टर्म को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद उसका डेफिनेशन बना पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो किताबी जो डेफिनेशन है उसको ज़्यादा रटने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि मैंने वो एच.सी. वर्मा सर का जो एक वीडियो डाला था ना मेरे चैनल पे, तो वो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे सर ने भी वही बताया था कि आप किसी भी डेफिनेशन को रटने की कोशिश मत कीजिए। उसके जो चीज़ है उस चीज़ में जो स्टोरी छुपा हुआ है उस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए, तब आप डेफिनेशन तो खुद ही बना लेंगे। अगर आपको स्टोरी समझ आ गया तो डिफाइन करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो कह रहा है कि बेसिकली आपको मैकेनिज्म ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आई एम सॉरी, यहाँ पे आप लोग भी यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नॉट द इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो मेथड है वो मेथडोलॉजी यहाँ पे बताया गया है कि द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द selected female by the breeder. Then semen may be used immediately or can be frozen and used in later date. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सीमेन को आप स्टोर कर सकते हैं आप, जैसे कि वो जो क्रायो प्रिजर्वेशन होते हैं -190 या फिर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप किसी जगह पे वो सीमेन को स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके उसको लेटर डेट में आप यूज़ कर सकते हैं। और
उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म टू व्हायर द फीमेल इज हाउस्ड. In this way, desirable mating are carried. Artificial insemination helps us overcome several problems of normal mating. कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट सम ऑफ देम. तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों को आंसर करना चाहिए और इससे आई थिंक क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम जो नॉर्मल मेटिंग है यानी नेचुरली जो होते हैं तो उसमें जो कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ जो उसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं. कैसे? ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू. तो आपको क्या कह रहा है कि ये जो नॉर्मल मीटिंग है इसमें जो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है, कुछ शॉर्टकमिंग्स जो है वो आप लोगों को डिस्कस करने की बात यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है. तो इससे आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्टकमिंग और नॉट अ प्रॉब्लमेटिक थिंग अबाउट द नॉर्मल नेचुरल मेथड ऑफ मेटिंग. तो ऐसा आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना चाहिए. तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ छोटा छोटा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको आप खुद से चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो पहली जो आपका चीज़ होगा कि जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है नॉर्मल ब्रीडिंग में वो है कि जनरली हमारे जो एनिमल मिलते हैं ये लोग सीजनल ब्रीडर होते हैं. जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन या फिर प्राइमेट जो होते हैं इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हर महीना होता रहता है. लेकिन बाकी के जो एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होते हैं जो कि आपका शायद साल में एक बार दो बार ऐसे कुछ होता है. तो वो सीजनल साइकिल होते हैं. कुछ एक सर्टेन सीजन है, ब्रीडिंग सीजन है, उसी ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ वो लोग ब्रीड करते हैं. अब सोचिए ऐसे अगर कोई हमारे जो एनिमल है जिसको हम अपने काम में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अगर ऐसा हो गया तो वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगा कि हम चाहते हैं उसको अभी इस टाइम पे ग्रो करना है अच्छे से, लेकिन उसका तो ब्रीडिंग सीजन वो है ही नहीं, वो अलग है. तो फिर ये एक शॉर्टकमिंग के रूप में आ जाता है कि आपका क्या नॉर्मल ब्रीडिंग में हमें वो उनके जो नेचुरल जो ब्रीडिंग सीजन है उसके लिए वेट करना पड़ता है. तो ये आपका पहला हो सकता है. दूसरा आपका जो हो सकता है कि हम जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो करवाते हैं तो इसमें क्या हम कुछ रिक्वायर्ड ट्रेट्स जो हमें डिज़ायरेबल है उसको हम उसमें पुट कर सकते हैं. लेकिन अगर नेचुरली हो तो फिर तो हमें नेचर के भरोसा रहना पड़ेगा कि चलो नेचर अगर उसमें कुछ अच्छा उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है अगर वो डाल दिया तो ठीक है, अगर नहीं डाला तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें हम कुछ अपना हाथ नहीं डाल सकते. तो ये एक शॉर्टकमिंग इसमें आ सकता है कि इसमें आप जो अपना डिज़ायर्ड जो कैरेक्टर या फिर डिज़ायर्ड जो ट्रेड है वो आप उसमें पुट नहीं कर सकते. लेकिन हाँ वो नेचुरल प्रोसीड्योर के थ्रू आ भी सकता है लेकिन इसमें ना आने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, ये एक दूसरा शॉर्टकमिंग हो सकता है. तीसरा एक शॉर्टकमिंग जो हो सकता है कि नेचर में जो है नेचर में अगर सोचिए कोई भी एक हार्बीवोर एनिमल है तो उसको कोई कार्निवोर खा सकता है, ऐसे करके वो नॉर्मल जो नेचुरल जो फूड साइकिल है वो उसके बीच में आ सकता है. लेकिन अगर आप उसको आर्टिफिशियली रख रहे हैं तो उसको तो कोई ऐसे दूसरा मारने वाला नहीं मिलेगा. वो वहीं पे उसमें जो डिज़ायर ट्रेट है अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए ही काम कर पाएगा. लेकिन अगर कोई नेचुरल इकोसिस्टम में है तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. तो ऐसे ही कुछ शॉर्टकमिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो कि आपको भी कुछ अगर आपको कुछ नया आ रहा है कि नया पॉइंट कि ये भी ऐड हो सकता है इसके शॉर्टकमिंग में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी बताइए. और अगर मुझे लगा कि आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर पिन करूँगा. और उसके साथ साथ आप खुद से भी ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए. इसके बाद often the success rate of the crossing mature male and female animal is fairly low even though artificial insemination is carried out. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो मेटिंग है उसका रेट क्या है, फेयरली लो है. उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर का कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी वो फेल्ड ही हो सकता है, वो इंसेमिनेट अच्छे से नहीं हुआ, टाइमली नहीं हुआ. तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं. To improve the chances of successful production of hybrid, the other means of technology are used, that is MOET. इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जो MOET जो पार्ट यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है ना ये आपका हॉटस्पॉट है. इससे तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जा चुका है, पिछले साल भी आई थिंक इससे आया था और आगे भी ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा. इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए.
आप अगर चाहे तो MOET वाला टेक्नोलॉजी थोड़ा गूगल से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो वो कोई बुरा नहीं है। तो इसमें क्या है, MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे पूरा जो है NCERT से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है कि MOET is one of such program for herd improvement. In the method, a cow is administered hormones with FSH like activity. अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे FSH like activity रिक्वायर्ड होता है, ना कि LH। अब आप लोगों को कभी लगता है कि यहाँ पे तो चलो नाम में क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के लिए ह्यूमन में क्या होता है, आपका LH सर्ज रिक्वायर्ड होता है। हमें तो पता है, अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और आप अगर थोड़ा बेसिक लेवल पे भी आपको पता है कि LH सर्ज जो होता है 14th डे पे होता है, उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि LH लाइक एक्टिविटी का जो हार्मोन है वो देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे FSH लाइक एक्टिविटी का हार्मोन देना चाहिए टू इंड्यूस follicular maturation and super ovulation instead of one egg which they normally yield per cycle. दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि FSH लाइक हार्मोन क्यों हम दे रहे हैं, क्योंकि हमें उनका जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है या फिर फॉलिकुलर जो ग्रोथ है वो बढ़ाना है। हमें अल्टीमेटली जो ओवम चाहिए वो एक नहीं चाहिए, वो हमें 6-8 ऐसे चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए अमाउंट में। तो इसके लिए क्या, इसके लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देना चाहिए, क्योंकि उससे फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। और पर साइकिल में जैसे नॉर्मली एक होता है, तो वहाँ पे एक की जगह कितना 6 से 8 एग मिल जाएगा हमें। द एनिमल इज़ आइदर मेटेड विद एन एलिट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। तो ये सुपर ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, उसको आइदर तो इंसेमिनेट किया जाता है आर्टिफिशियली, या फिर कोई एलिट बुल जो है, बुल आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेल ऑक्स है उसको बुल कहते हैं। तो बुल के थ्रू ये इंसेमिनेशन किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली, और उसके बाद ये फर्टिलाइज होता है। द फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेज, यानी आपको पता है कि 8 to 16 स्टेज जो है वो मोडुला कहते हैं, वो मोडुला के थोड़ा बाद। तो 8 to 32 सेल स्टेज में दे आर रिमूव नॉन सर्जिकली। ये वाला पार्ट आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ हमें जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें कि 8 to 32 सेल्स है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको सर्जिकली नहीं, उसको नॉन सर्जिकली निकाला जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। उसको नॉन सर्जिकली रिमूव किया जाता है एंड दे आर ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सरोगेट मदर में क्या होता है कि आपका जो इंसेमिनेशन है, इंसेमिनेशन एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक मदर में हो रहा है, लेकिन उससे जो फर्टिलाइज्ड एग बना, उस फर्टिलाइज्ड एग को वहाँ से निकाल के दूसरे किसी नॉर्मल सेम स्पीसीज़ के जो फीमेल जो एनिमल है उसमें डाल दिया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक जो आप सोचिए ए एक काऊ है और बी एक काऊ है, तो ए एक काऊ जिसका कि ओवम हमने सुपर ओव्यूलेशन के थ्रू लिया और एक बुल के थ्रू उसको इंसेमिनेट किया, लेकिन करवाने के बाद क्या, हम उसको वहाँ से जो फर्टिलाइज्ड जो एग है उसको 8 to 32 सेल स्टेज में नॉन सर्जिकली रिमूव कर लिया और उसको निकाल के हम बी के जो यूटेरस है उसमें डाल दिया। तो इसको जो ये जो बी होगा ये उसका सरोगेट मदर होगा, ठीक है। द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे जो ए जो आपका काऊ या फिर जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो फिर से अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन यानी अनदर राउंड ऑफ जो MOET है उसके लिए वो रेडी हो जाएगा। क्यों वहाँ पे फिर से FSH लाइक जो एक्टिविटी वाला जो हार्मोन है वो दिया जाएगा, और उसको देने के बाद वो फिर से एक और बार वो सुपर ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो जाएगा, और उसमें भी सेम प्रोसीड्योर रिपीट किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये आपका है MOET जो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, इसका टोटल टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद ये वाला लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत सारे लोग ये वाला लाइन मिस भी कर देते होंगे, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे। क्या कह रहा है कि द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, सीप, रैबिट्स, बाफेलो एंड मेयर्स। तो जनरली हमें कैटल तो पता होता है कि कैटल, बाफेलो, इन सब में क्या होता है, ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शीप और मेयर्स जो है और रैबिट्स, इन सब में भी आपका ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ये वाला पॉइंट मिस कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया, और इसको आपको अच्छे से ध्यान में भी रखना होगा।
इसके बाद हमारा जो बी कीपिंग यानी एपीकल्चर जो है, तो एपीकल्चर वाला पार्ट आ चुका है। तो एपीकल्चर वाला पार्ट आई डोंट थिंक आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, इसमें एनसीईआरटी से बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछता ही नहीं है। जनरली आपका ये एमओईटी से ही ज़्यादातर सवाल होते हैं। ये जो बी कीपिंग वगैरह, इससे सवाल बहुत कम पूछते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक एक बार रीडिंग ले लेना, बस उससे उससे ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डेफिनेशन में गलत है, क्योंकि आप जो बी है उससे सिर्फ हनी नहीं निकालते, उससे बहुत कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें डिराइव करते हैं। वहाँ पे जो बी हाइव्स जो होते हैं उससे आपका जो वो जो मोमबत्ती बनते हैं ना, कैंडल्स, तो ये दिवाली पे बहुत सारे लोग जलाते हैं। तो ये जो मोमबत्ती बनते हैं उसका जो अभी तो खैर वो पैराफिन से बनते हैं, वो आर्टिफिशियली बन जाते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था कि वो जो बी हाइव्स होते थे उससे कुछ ऐसे ही मोम लाइक जो चीज़ है वो निकाला जाता था वो हाइव से, हनी निकालने के बाद। तो उसी से आपका जो है कैंडल्स वगैरह बनते थे। और यहाँ पे बी का जो बहुत सारे जो बी का वो जेली होते हैं जिसको कि प्रोपोलिस कहते हैं, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है आपके लिए, वो काफ़ी न्यूट्रिशस फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो है उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है और आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ दिया भी हुआ है कि हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी वैक्स which finds many uses in industry such as the preparation of cosmetics। हाँ, ये जो बी हाइव से जो वैक्स बनता है, तो वो आपका कॉस्मेटिक्स जो चीज़ें होते हैं, जो आपका जो वेस्लिन या फिर जो आपका बहुत सारे जो क्रीम होते हैं ना, जो हम यही ठंड के मौसम में लगाते हैं स्किन में, तो वो सब इससे बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दूँ कि ये सब पहले बनते थे, अभी तो जनरली वो आर्टिफिशियली ही बन जाते हैं, वो उसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पे यही सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे वो जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर में इंडिया पे कौन सा स्पीसीज़ ज़्यादा मिलते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को आई थिंक सबको पता है कि एपिस इंडिका है, जो इंडियन हनी बी जो है उसका साइंटिफिक नेम। इसके अलावा भी एपिस मेलिफेरा और आपका एपिस एक और था, आई थिंक मुझे अभी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं आ रहा है। एपिस मेलिफेरा ऐसा, एपिस इंडिका, बहुत सारे ऐसे थे। तो बहुत सारे नहीं, आई थिंक 3 स्पीसीज़ का नाम मुझे पता था। एपिस इंडिका एक है, और एपिस मेलिफेरा, और तीसरा वाला अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा है, और आपको भी याद नहीं करना है वो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी does require some specialized knowledge and there are several organizations that teach beekeeping एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो ये वाला जो 5 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, ये आप एक बार देख लेना कि अगर आपको एक अच्छा बी कीपिंग करना है, बी कीपिंग में जो डिफरेंट जो मैनेजमेंट होते हैं, तो वो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान से देखना चाहिए, तो वो दिया हुआ है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप कोई बी कीपिंग तो करने वाले नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आए उसलिए आपको पढ़ना है, तो एक बार रीडिंग कर लेना बस, उससे उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आसान आसान है कि नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिटेट, तो ये तो हम सबको पता है कि किसी चीज़ को अगर हमें पालना है तो उसके बारे में हमें फुल नॉलेज होना चाहिए कि क्या खाता है, कहाँ पे रहना पसंद करता है, किस टाइम पे वो लोग मीटिंग करते हैं, उनको कैसे हम लोग कैच कर सकते हैं, उनका डिफरेंट सीजन में उनका बिहेवियर कैसा होता है, कब वो क्या चीज़ में कंफर्टेबल रहते हैं, ये सब हमें तो जानना पड़ेगा। और ये आप एक बार अगर रीडिंग पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ और इसमें आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा अगले वाले पार्ट पे जा रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, फिशरी। तो फिशरी आप लोगों को पता है कि ये एक एक्वाकल्चर जो है उसका एक पार्ट है। इसमें जनरली आपका वो सेल्स आपका जो डिफरेंट फिशेस होते हैं, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर हो या फिर आपका मेरीन हो, तो वो सब कैचिंग, रेयरिंग, सेलिंग, ये सब फिशरी के अंदर आता है, जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप पीसी कल्चर कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आई थिंक एनसीईआरटी में दिया हुआ है या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट इसको आपको याद रखना है कि फिशरी को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं पीसी कल्चर। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाइसेस का मतलब है फिशेस, तो पाइसेस से पीसी कल्चर आता है। ये आप एकदम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं। Fishery is an industry developed to the catching, processing and selling of fishes।
ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो कैसे उसको कैच किया जाता है, कैसे रेयर किया जाता है, ये सब टेक्निक पुराने जो एनसीईआरटी थे उसमें प्रेजेंट थे। अभी तो वो नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई फिशरमैन थोड़ी बनना है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो वेस्ट बंगाल या फिर बंगाली जो स्टूडेंट होते हैं या फिर केरला का भी जो स्टूडेंट होते हैं, जनरली वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग फिश खाते हैं। तो जैसे कि मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ, तो ये सब फिश मैंने बहुत बार सुने हैं और बहुत से इसमें मैंने खाए भी हैं, तो इसीलिए ये वाला पार्ट मेरे लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन कोई अगर जो नॉर्थ इंडिया का कोई अगर स्टूडेंट है जो कि वेजिटेरियन है, तो उसके लिए तो ये फ़िश वो कभी खाया नहीं है, तो उसके लिए यह याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सम फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड्स कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प। तो कॉमन कार्प में आपका लेबियो बाटा आता है जैसे, और कतला तो हमें पता ही है, कैटला कैटला इसका साइंटिफिक नेम। रोहू आपका लेबियो रोहिटा। तो ऐसे जो साइंटिफिक नेम ही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया। इसके बाद सम मेरीन फिशेस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हिल्सा आता है, सार्डिन आता है, मैकरेल आता है और पॉम्फ्रेट्स आते हैं। तो ये कुछ आपका फिशेस है। इसमें आपको एकदम ऐसे याद रखना है कि आपका हिल्सा, सार्डिन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट्स ये जो है ये आपका मेरीन है, और आपका जो रोहू, कैटला या फिर आपका जो कॉमन कार्प है ये सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि फिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये एक चीज़ है कि जो इंडिया में जो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे जो समंदर वाले जो इलाके हैं वहाँ से बहुत सारी ये मछली ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट जगह पे। हालांकि वहाँ मुझे तो पता है कि आंध्र प्रदेश का जो लोग हैं वहाँ पे मछली नहीं खाते, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। फिर भी वहाँ पे वो अपने जो इकोनॉमी के लिए या फिर अपने खुद के बिजनेस के लिए वो लोग ये मछली को पकड़ते हैं। तो इसीलिए ये एक काफ़ी अच्छा पोजीशन में रहता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा है जो कि आई थिंक आप लोग को ऑलरेडी समझ आ चुका है, और ये वाला पार्ट कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। अच्छा, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल एंड बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कह दिया है कि एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर को डिफाइन करो तो आप क्या कहेंगे, ये मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं थोड़ी देर बाद इसका आंसर भी आप लोगों को दे रहा हूँगा, लेकिन आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में एकदम ईमानदारी से इसको लिख के बताना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पे जो बताया कि थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर हमने क्या किया कि बहुत सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स है, चाहे वो मेरीन हो फ्रेश वाटर हो, उसमें उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर पाए। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये बहुत आसान है कि समंदर का जो पानी है वो आपका अगर आसमान से देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, वो नीला दिखता है, इसीलिए हमारे प्लानट को ब्लू प्लानट कहते हैं, तो इसीलिए उसको ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हाँ मैं उसी आंसर पे आता हूँ कि पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर में बेसिकली क्या होता है कि एक्वाटिक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसमें प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो, तो उसका जब हम कल्चर करते हैं यानी उसको हम रेयर करते हैं, उसको हम उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम डिराइव करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं एक्वाकल्चर। लेकिन पिसिकल्चर सिर्फ पाइसेस के लिए वैलिड है। पिसिकल्चर क्या, सिर्फ पाइसेस के लिए वैलिड है। अगर हम पाइसेस को रेयर करते हैं, कैच करते हैं, तो उसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। यानी एक्वाकल्चर का एक पार्ट हो सकता है पिसिकल्चर, लेकिन पिसिकल्चर का पार्ट एक्वाकल्चर नहीं है। एक्वाकल्चर एक बहुत ब्रॉड एक टर्म है जिसमें एक्वाटिक कोई भी आ सकता है, उसमें पाइसेस भी आएगा और बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें भी आएगा, लेकिन एक्वाकल्चर का एक छोटा सा पार्ट है पिसिकल्चर। तो ये आपको समझना था, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है जो है प्लांट में जो ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग के जो टेक्निक है ये सब हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग का ये जो टेक्निक है ये काफ़ी डिटेल है, तो इसीलिए मैं इस लेक्चर पे उसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा, अगले लेक्चर पे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लेक्चर के लिए मैं यहीं पे रोकूँगा, अगले लेक्चर में मैं 9.2 यानी प्लांट ब्रीडिंग से शुरुआत करूँगा।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने ये लेक्चर और पिछले लेक्चर दोनों ही थोड़ा सा छोटा रखा, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर मैं डाल रहा था तो वो 40 मिनट 45 मिनट के जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि आप लोग पूरा नहीं देख रहे थे, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि लेक्चर का लेंथ थोड़ा अब मैं सोचा कि छोटा छोटा रखूँगा। लेकिन हाँ, इससे क्या होगा, लेक्चर का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। तब शायद 3-4 लेक्चर से हो जाते थे, तो अब उसको 7-8-9 ऐसा हो जाएगा। तो उसको आपको खुद से पढ़ लेना है, और मैंने जो जो आपको हॉटस्पॉट बताया उसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप all of you have liked my lecture. If you have really liked my lecture, then please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much for your time and all the very best for your preparation.